आज हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म की। सुनते ही कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो वही बोरिंग सिविक्स वाला टॉपिक है, लेकिन सच बताऊं फेडरलिज्म में इतनी मस्त बातें हैं कि अगर ध्यान से समझो तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, और वैसे भी फेडरलिज्म का मतलब है पावर की ऐसी बांट जैसे घर में माँ के पास रिमोट, पापा के पास गाड़ी की चाबी और बच्चों के पास मोबाइल का पासवर्ड। सबके पास कुछ ना कुछ पावर है, लेकिन कोई किसी का बॉस नहीं। वाह क्या एनालॉजी है। तो फेडरलिज्म असल में होता क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें देश की ताकत या पावर दो या उससे ज्यादा लेवल्स में बटी होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास अपने अपने काम होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों में है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील सब फेडरल है। वैसे बेल्जियम भी फेडरल हो गया, लेकिन श्रीलंका अभी भी यूनिटरी है, मतलब वहाँ सब पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास है। सही पकड़े हैं। अब इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म थोड़ा अलग फ्लेवर में है। इंडिया ऑफिशियली यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन फेडरल प्रिंसिपल्स पर चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि कौन सा काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का। और ये डिसाइड करने के लिए 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस वाले काम जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। स्टेट लिस्ट में आते हैं पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड वगैरह। कंकरेंट लिस्ट में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन। लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट में दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए और टकराव हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कानून चलेगा। और जो चीजें तीनों लिस्ट में नहीं हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। वैसे फेडरलिज्म का असली मजा तब आता है जब दोनों गवर्नमेंट्स अपने अपने काम में इंटरफेयर न करें। जैसे राजस्थान की सरकार अगर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट से नाराज हो भी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक नहीं सकती, क्योंकि डिफेंस यूनियन लिस्ट में है। और अगर सिक्किम अपने स्कूलों में नए टेक्स्ट बुक्स लाना चाहे तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है और जब तक टकराव नहीं है स्टेट अपना फैसला ले सकती है। वैसे फेडरलिज्म का असली टेस्ट तब होता है जब डाइवर्सिटी को मैनेज करना हो। इंडिया में तो डाइवर्सिटी का लेवल ऐसा है कि सेंसस में 1300 से ज्यादा लैंग्वेजेस रिकॉर्ड हुई थी, और हिंदी जो सबसे बड़ी लैंग्वेज है वो भी सिर्फ 44% लोगों की मदर टंग है। और यही वजह है कि इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी बहुत केयरफुली बनाई गई। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं। साथ में 22 और लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को भी ऑफिशियल कामकाज के लिए रखा ताकि नॉन हिंदी स्टेट्स को दिक्कत न हो। और लैंग्वेज के नाम पर स्टेट्स भी बनाई गई, लिंग्विस्टिक स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र वगैरह। पहले लीडर्स को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, देश और यूनाइटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया। अब आते हैं लोकल गवर्नमेंट पर, यानी फेडरलिज्म का तीसरा टियर। सोचो, इंडिया जैसे बड़े देश में सिर्फ 2 लेवल से काम नहीं चलेगा। इसलिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पंचायत गांव के लिए और म्युनिसिपैलिटीज शहरों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और अब तो हर गांव में ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक में पंचायत समिति और हर डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होती है। शहरों में म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। और मजेदार बात, इन बॉडीज में वुमेन, SC, ST, OBC के लिए रिजर्वेशन भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई जगह लोकल गवर्नमेंट्स को अभी भी उतनी पावर और रिसोर्सेज नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। इलेक्शंस तो रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन कई बार ग्राम सभा की मीटिंग्स नहीं होती और पैसे भी कम मिलते हैं। वैसे ब्राजील के पोर्टो अलेग्रे शहर में तो लोकल पीपल खुद बजट डिसाइड करते हैं। वहाँ हर सेक्टर में मीटिंग्स होती हैं और लोग मिलकर तय करते हैं कि पैसे कहाँ खर्च होंगे। इंडिया में भी केरला में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब थोड़ा ह्यूमर के साथ रिविजन करते हैं। अगर कोई पूछे फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में फर्क क्या है, तो सीधा जवाब, फेडरलिज्म में पावर बटी हुई है, यूनिटरी में सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे घर में सबको पॉकेट मनी मिले और यूनिटरी में सबका पैसा मम्मी के पर्स में। और फेडरलिज्म के 2 टाइप्स, कमिंग टुगेदर जैसे USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ स्टेट्स खुद मिलकर फेडरेशन बनाते हैं, सबकी पावर बराबर। होल्डिंग टुगेदर जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, जहाँ एक बड़ा देश अपनी पावर बांटता है और सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। और जुडिशरी का रोल भी इम्पोर्टेंट है। अगर सेंट्रल और स्टेट में झगड़ा हो जाए तो सुप्रीम
कोर्ट अंपायर बनकर फैसला करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सिर्फ पार्लियामेंट नहीं कर सकती, स्टेट की भी मंजूरी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज का भी बड़ा रोल है। अगर सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी है तो सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है। अलग अलग पार्टीज हो तो स्टेट अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करती है। कोएलिशन गवर्नमेंट आने के बाद स्टेट की आवाज और मजबूत हुई है। तो फेडरलिज्म का असली मकसद है यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को बैलेंस करना, सबको अपनी पहचान मिले लेकिन देश भी एकजुट रहे। और एग्जाम में अगर कोई पूछे फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, तो झटपट बोल देना मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेट जुरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, क्लियर रेवेन्यू सोर्सेज और म्यूचुअल ट्रस्ट। और अगर कोई पूछे लोकल गवर्नमेंट में 1992 के पहले और बाद में क्या फर्क आया, तो बोलो पहले इलेक्शंस इर्रेगुलर थे, पावर कम थी, रिसोर्सेज कम थे। अब इलेक्शंस रेगुलर हैं, रिजर्वेशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है और कुछ पावर और पैसा भी मिलता है। और अगर कोई पूछे लैंग्वेज पॉलिसी ने यूनिटी बढ़ाई या नहीं, तो एग्जाम्पल देना हिंदी को इम्पोज नहीं किया गया, सबको अपनी लैंग्वेज में काम करने की आजादी है, जिससे सबको लगता है कि उनकी पहचान रिस्पेक्टेड है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है फेडरलिज्म अब बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और याद रखो फेडरलिज्म में सबको अपनी जगह मिलती है, जैसे थाली में हर सब्जी को, कोई एक डोमिनेटिंग नहीं, सबका स्वाद जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक फेडरलिज्म को दिल से समझो और एग्जाम में दिमाग से लिखो। और हाँ, डेमोक्रेसी में सबकी आवाज जरूरी है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट या आपके मोहल्ले का काउंसिलर। चलिए अलविदा। और गोलपोस्ट सुनते रहिए क्योंकि यहाँ हर कॉन्सेप्ट बनता है इजी और मजेदार।